जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि 10 नवंबर 2025 को एफकैट ने फाइनली एफकैट 1 2026 साइकिल के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए हैं। इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग इन डेप्थ about the entire notifications, about the vacancies, age eligibility, your qualifications, documents required, further processes, your fees, everything inclusive. So pay detailed attention. यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन में इंडियन एयरफोर्स का रिलीज़ किया हुआ ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफकैट 1 2026 साइकिल की बात की जा रही है। ओके, अंडर दिस साइकिल ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है ये रिलीज़ हुआ है ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस हैं। साथ ही साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी इसमें कुछ सीट्स अवेलेबल रहती हैं और इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी आपके नोटिफिकेशंस बाहर रिलीज़ हुए हैं। अब बच्चों डेट फॉर एडमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए वो आपकी शुरू होगी 17 नवंबर 25 से लेके 14 दिसंबर 25 तक। ठीक है, सो यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 नवंबर 2025 से सुबह 11 बजे से लेकर 14 दिसंबर 2025 रात्रि 11:30 बजे तक आप फिल कर सकते हैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अब अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एफकैट की कौन सी वेबसाइट पर हमें एप्लीकेशंस जो है वो फिल करनी है, तो द वेबसाइट नेम इज़ https://afcat.hcil.co.in। ठीक है, क्योंकि हमारा टेंडर चेंज हुआ है एफकैट का, इंडियन एयरफोर्स का पहले CDSE था, इसलिए हमारी वेबसाइट पुरानी CDSE है, नई वेबसाइट हमारी HCIL है। तो एक बार इसे आप अमेंड कर लीजिएगा। The new website where you have to now log in is HCIL, not CDSE। ओके बच्चों, चलिए। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन यानी कि आपकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन यानी कि यहाँ पर महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों ही एलिजिबल हैं। आपको ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा वंस यू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, आपको एफकैट एग्जाम लिखना है, फिर SSB क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है, मेरिट में आना है और ट्रेनिंग करनी है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू विल बी ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। ओके, एग्जाम कंडक्ट होगी बच्चों 31 जनवरी 2026 सैटरडे को, है ना। अब एग्जाम जो है बच्चों मल्टीपल एस्पेक्ट्स में कंडक्ट होती है, उसका टाइम वगैरह हम सब आगे डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स जो है उन्हें मेक श्योर करना है कि वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये मेक श्योर करना है कि वो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट कर रहे हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट नहीं करेंगे और आप गलत डिटेल्स फिल कर देंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर रिटन में आपके कैंडिडेचर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, जो कि होते ही हर टेस्ट सेंटर के बाहर 2-3 बार कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड साथ ही साथ आपका आधार कार्ड सब कुछ वेरीफाई होगा, आपकी एज वेरीफाई होगी, सब कुछ वेरिफिकेशन के साथ ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट पे अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में फॉल्सिफिकेशन आता है तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूल बी इनएलिजिबल एनीवेज। तो यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिएगा। ओके, सिर्फ अगर एडमिट कार्ड इशू हो गया है या कॉलर लेटर SSB के लिए इशू हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत बार ऐसा बच्चों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया है यानी कि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर ली है, कॉलर लेटर आ गया है यानी कि वो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए हैं। सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करने से आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। रिटन एग्जाम इज फर्स्ट स्टेज। रिटन एग्जाम के बाद आपको सेकंड स्टेज यानी कि इंटरव्यू में जाना है, जो कि पूरा SSB है 5 दिन का। ठीक है, SSB के बाद भी अगर आप SSB में रिकमेंड भी हो गए हो तब भी डज नॉट मीन दैट यू विल गो इनसाइड। SSB के बाद आपको मेडिकल में क्वालिफाई करना है, मेडिकल के बाद आपको मेरिट में आना है, मेरिट के बाद वैकेंसी के हिसाब से फिर आपको बुलाया जाएगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके, आपका ये जो जनवरी 1 2026 का नोटिफिकेशन है, इससे आप किस पर्टिकुलर महीने में ट्रेनिंग पर जाएंगे अगर आपने सब क्वालिफाई कर लिया तो। अगर आपने सारी स्टेजेस जो मैंने मेंशन की है क्वालिफाई कर ली हैं तो आप जनवरी 1 2027 में जो है ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। सो ट्रेनिंग विल बी कमेंसिंग इन हैदराबाद दूंदीगल, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद दूंदीगल। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी फ्रॉम जनवरी 2027। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो। आगे देखिए, हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो एफकैट में जो फ्लाइंग वैकेंसीज हैं, PC यानी कि परमानेंट कमीशन में कोई फ्लाइंग वैकेंसीज नहीं है, मेन विमेन दोनों में। SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन के लिए 34 है, विमेन के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो टेक्निकल में जब हम बात करते हैं PC में तो AE की लॉजिस्टिक्स में 3 PC वैकेंसी है और महिलाओं में भी 3 PC वैकेंसी परमानेंट कमीशन। SSC में AE में
100 एसएससी वैकेंसी है पुरुषों के लिए और 23 वैकेंसी है महिलाओं के लिए इन एसएससी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एई पूरा का पूरा एसएससी वाला सेक्शन, तो इन एम व्हेन यूल गो मैकेनिकल में जब आप आएंगे तो एई में मैकेनिकल में 38 वैकेंसीज आर देयर फॉर मेन एंड 9 वैकेंसीज आर देयर फॉर वुमेन इन एसएससी। लेकिन एईएम में जब आप परमानेंट कमीशन में देखेंगे, पीसी में देखेंगे, तो आपको पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए 9 परमानेंट वैकेंसी की सीट दिखेंगी और महिलाओं के लिए 3 सीट्स दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एई के लिए एलिजिबल हैं एज और एकेडमिक दोनों तरीके से, तो आप यहाँ पीसी एसएससी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ में, यानी कि आपकी कंबाइंड सीट्स कितनी हो गई हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें कंबाइंड करते हैं तो एई के लिए फॉर मेन द सीट्स टोटल आर 103 एंड फॉर वुमेन द सीट्स टोटल आर 26, ठीक है। सिमिलरली एईएम के लिए फॉर मेन द सीट्स टोटल आर 38 + 9 दैट इज 47 एंड फॉर वुमेन द सीट्स टोटल आर 3 + 9 दैट इज 12, ठीक है। चलिए अब हम ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल पे अगर हम आते हैं, तो नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम में अगर हम आएंगे, इन सभी में एसएससी ही है, पीसी नहीं है, ठीक है। तो वेपन सिस्टम में आप देखोगे 21 वैकेंसी है मेन के लिए और 5 है विमेन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में 48 है मेन के लिए, 12 है विमेन के लिए। लॉजिस्टिक्स में 9 है मेन के लिए, 2 है विमेन के लिए। अकाउंट्स में 8 है मेन के लिए, 2 है विमेन के लिए। एजुकेशन में 2 आर देयर फॉर मेन, 2 आर देयर फॉर विमेन। एंड मेट्रोलॉजी में 1 इज देयर फॉर मेन एंड 2 इज देयर फॉर विमेन। यानी कि अगर आप ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए एलिजिबल हैं, सो यू कैन चेक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किन किन चीज़ों में एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने प्लेन बीए किया है, प्लेन बीए, तो वो किन किन सीट्स के लिए एलिजिबल होगा प्लेन बीए से? वो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई बच्चा है जिसने यहाँ पे बीकॉम किया हुआ है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स के इन तीनों के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई बच्चा है जिसने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स मैथ्स के साथ इंक्लूड करके, तो वो वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स और मेट्रोलॉजी के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई बच्चा है जिसने बीएससी और एमएससी दोनों किया हुआ है, तो वो वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी के लिए भी क्वालिफाई होगा। यानी एजुकेशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। अकाउंट्स के लिए आपको कॉमर्स की डिग्री चाहिए जिसमें आपने अकाउंट सब्जेक्ट लिया हुआ है ग्रेजुएशन में, और वेपन सिस्टम के लिए आपको बीएससी चाहिए या इंजीनियरिंग चाहिए जिसमें फिजिक्स तो होना ही चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग में भी आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। सो बीएससी अगर आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स से किया है तो फ्लाइंग के लिए आप एलिजिबल है, या तो इंजीनियरिंग आपको बीई करना है फिर, ठीक है। फ्लाइंग में बच्चों 10% जो सीट्स हैं सीडीएससी की वैकेंसी की, वो पीसी के लिए रिजर्व रहती है। 10% जो है एफकैट की, वो एसएससी के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन की बात करेंगे। तो परमानेंट कमीशन जो मेल और विमेन के लिए है, बेसिकली हमने जो एईएल और एईएम में परमानेंट कमीशन देखे थे मेन और विमेन दोनों के लिए, तो वहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन का जो सर्विंग है वो डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच के अंतर्गत, आपके सब ब्रांच में जा रहे हैं और किस रैंक तक जा रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से ही आपका जो है यहाँ पर पूरा सर्विस डिटरमाइन होगा। तो सर्विस इज नॉट फिक्स, सर्विस इज वेरिएबल। You will serve till the age of superannuation in the respective branches as per their branch। तो AEL, AEM में भी अलग अलग सब ब्रांचेस होती हैं, तो उनके अंडर जो उनकी ब्रांचेस के हिसाब से जो रिटायरमेंट एज होगी, उसी हिसाब से आप रिटायरमेंट करेंगे। वो आपको अंदर जाके पता पड़ेगा वाइल ट्रेनिंग, है ना, कि किस समय पर कितने एज में आपको रिटायरमेंट मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए, तो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी जो सर्विस होती है बच्चों, वो 14 साल की होती है कमीशनिंग से। यानी कि आपका 1 साल ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशन करेंगे, फ्लाइंग के लिए ट्रेनिंग होता है 1.5 ईयर्स बाय द वे, ठीक है। तो 1.5 साल का आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशनिंग करेंगे, तो कमीशनिंग से, डेट ऑफ कमीशनिंग से 14 ईयर्स आपका फ्लाइंग में सर्विस रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ही आपकी सर्विस रहेगी बच्चों 10 साल के लिए। उसको आप 4 साल आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन की फौज को, क्या उतनी एक्सटेंशन के लिए वैकेंसी अवेलेबल है परमानेंट कमीशन में, या 4 साल में आप इसको 4 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, परमानेंट कमीशन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्या विलिंगनेस है फौज की और आपकी, क्या दोनों इच्छुक हैं, इसी के साथ क्या आप सूटेबल है, क्या आपका मेरिट है कि आपको एक्सटेंड किया जाए, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते एक्सटेंशन होता है। परमानेंट कमीशन तभी दिया जाता है बच्चों जब आपने एक पर्टिकुलर सर्विस रिक्वायरमेंट मीट करी हो, जब वैकेंसी अवेलेबल हो, विलिंगनेस हो, आप सूटेबल हो और पॉलिसीज़ का पालन कर रहे हैं, पॉलिसीज़ वहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी जो ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 साल का ग्राउंड ड्यूटी है,
आपने 10 साल सर्व किया कमीशनिंग के बाद, उसके बाद आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया, आपने एक्सटेंड नहीं किया, परमानेंट कमीशन में आप नहीं आए, एसएससी से ही रिटायर हो गए, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन फौज में सिर्फ पीसी ऑफिसर्स को मिलता है जिनका परमानेंट कमीशन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नेशनैलिटी आपको भारतीय होना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। इसी के साथ अगर उम्र की बात कर रहे हैं तो फ्लाइंग ब्रांच वालों को 24 साल या उससे कम उम्र होगी तभी वो एलिजिबल होंगे। अब उम्र किस प्रकार से, किस ब्रैकेट के हिसाब से हमें डिटरमाइन करना है। अगर आप 2 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में बॉर्न हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपकी बर्थ डेट 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में कहीं आ रही है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप 2 जनवरी 2003 के पहले बॉर्न हुए हैं, अगर आप 1 जनवरी 2003 को भी बॉर्न हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। सिमिलरली अगर आप 2 जनवरी 2007 को भी बॉर्न हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के बीच में ही आना पड़ेगा तभी आप एज एलिजिबल होंगे। ये जो एज लिमिट है डीजीसीए द्वारा अनाउंस की गई है। ठीक है, तो इनका पालन जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपका एज एक्सटेंशन फिर 26 साल तक हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पायलट लाइसेंस नहीं है तो 24 साल तक ही जो है आपको अपना उम्र का पालन करना पड़ेगा। 24 ईयर्स और यंगर देन दैट, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग। ओके, तो अगर आपके पास फ्लाइंग का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तब अगर आप जनवरी 2001 से यानी 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में पैदा हुए हैं तो फिर आप एडमिसिबल हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए। ओके, अब हम आते हैं ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी उम्र 26 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि 20 से 26 साल की उम्र के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपका बर्थ 1 जनवरी 2027 के मतलब पहले तक अगर आप 26 साल या उससे कम है तो यू आर एलिजिबल। अगर हम ब्रैकेट की बात करते हैं, इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001, अगर आप 2 जनवरी 2001 से लेकर तो 1 जनवरी 2007 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप इनएलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। और इसी के दौरान अगर आप ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेते हैं तो भी आपकी ट्रेनिंग बीच में से खत्म कर दी जाएगी और आपको डिकमीशन तो आप कमीशन नहीं होते हैं ट्रेनिंग के बीच में, आपको जो है वापस घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मैरिटल स्टेटस जो है यहाँ पर कैंडिडेट को अनमैरिड होना ज़रूरी है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। आपकी कमीशनिंग के दौरान आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है ना। इसी के साथ साथ आपकी जो मैरिज है वो परमिटेड नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम, योर ट्रेनिंग विल बी डन, खत्म हो जाएगा, आपको भेज देंगे वापस। ठीक है, इसी के साथ आपके ऊपर जो पैसे खर्च किए हैं आपको वो रिटर्न भी करने पड़ेंगे। व्हेन यू आर गेटिंग ट्रेन्ड, गवर्नमेंट आप पे बहुत पैसा खर्च करती है ना, बहुत ज़्यादा लाखों में पैसे खर्च होता है एक एक कैंडिडेट पे, एक एक कैडेट पे, तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा अगर आप ट्रेनिंग के दौरान शादी करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जितने भी फ्लाइंग ब्रांच वाले हमारे बच्चे हैं, आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको 11th-12th में आपने साइंस लिया हो, मैथ्स फिजिक्स के साथ। ठीक है, बायो वाला नहीं, मैथ्स फिजिक्स के साथ आपने साइंस लिया हो तभी आप फ्लाइंग के एलिजिबल होंगे, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एलिजिबिलिटी का है कि आपका कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री हुआ होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, कोई भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यानी कि बीए भी चलेगा, है ना, इवन बीए विल वर्क। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम आपका 3 साल के डिग्री का किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, बीई बीटेक अगर आपका है 4 साल का कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसमें भी 60% मार्क्स चाहिए। इसी के साथ अगर आपका सेक्शन ए बी क्लियर्ड है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मिनिमम मार्क्स है तो भी चलेगा। यानी कि आपने कोई भी डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटी या किसी भी डिसिप्लिन ऑफ ब्रांच आपने फॉलो किया है इन योर ग्रेजुएशन ईयर्स, मिनिमम 60% आपको अटेंड होना चाहिए तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे फ्लाइंग के लिए। जो एक कंपल्शन ग्राउंड है वो है 11th-12th में फिजिक्स और मैथ्स, ये कंपल्शन है, इसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे जाके देखिए बच्चों ग्राउंड ड्यूटी की बात करेंगे। ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप एल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, यानी कि अगर आपको
फिजिक्स मैथ्स में 12th में 50% से कम आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 12th क्लास में AEL के लिए 50% या उससे ज़्यादा लाना ज़रूरी है 12th क्लास में, तभी जाके आप एलिजिबल, इनिशियल एलिजिबिलिटी आपकी होगी मिनिमम 50% इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट 12th लेवल। इसी के साथ अगर आपने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया है 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा से BSc फिजिक्स के साथ, जिसमें BSc में आपको 60% या उससे अधिक आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि 12th में तो आपको फिजिक्स और मैथ्स में 50% के ऊपर लाना ही लाना है। साथ में अगर आपका BSc है फिजिक्स में, ठीक है, BSc है फिजिक्स में 60% या उससे ऊपर, इसी के साथ आपका एडिशन में इसी के साथ चाहिए। इसी के साथ अगर आपका MSc है इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें 50% या उसके ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये आपका फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एलिजिबिलिटी है। दूसरा कैटेगरी ऑफ एलिजिबिलिटी है आपने 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री की है, इंटीग्रेटेड हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो साथ में, वो इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तीसरा क्वालिफिकेशन इसमें है सेक्शन A और B के जो एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग की जो एग्जाम है या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम है वो आपने क्लियर किया हो मिनिमम 60% मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलिए AEM में देख लिए मैकेनिकल में बच्चों आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, सेम फिजिक्स मैथमेटिक्स 12th लेवल पर। इसी के साथ आपको कम से कम 4 साल का डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड या ग्रेजुएशन अकेला, इसका मतलब क्या होता है 4 साल का ग्रेजुएशन अकेला यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, जो 4 साल की होती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 4 साल की ऐसी डिग्री तो चाहिए, है ना। अब इंटीग्रेटेड क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के 4 साल में खत्म हो जाती है, जैसे BSc MSc इंटीग्रेटेड डिग्री 4 साल में खत्म हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और ये किस फील्ड में होना चाहिए बच्चों, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने इंटीग्रेटेड BA MA कर लिया कि मैम वो भी 4 साल का है तो मैं यहाँ एलिजिबल हो क्या, नहीं। आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल के लिए, उसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने इंजीनियरिंग या टेक्निकल में 4 साल का डिग्री हासिल किया है, तो 4 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का इंटीग्रेटेड विद पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक्शन A और B एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग का अगर आपने क्लियर किया तो भी आप एलिजिबल है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय एक्चुअल स्टडीज भी अगर आपने क्लियर किया हो 60% मिनिमम के साथ तो आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबिलिटी बच्चों। वेपन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेपन सिस्टम में आपको 11th-12th में मैंडेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, मतलब फिजिक्स और मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है ही वेपन सिस्टम के लिए, नॉन नेगोशिएबल। मिनिमम 50% 12th में आना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली। साथ ही ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें भी 60% आपके मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ BE BTech अगर ग्रेजुएशन है वो भी चलेगा, उसमें भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स की तो यहाँ पे 10th-12th में आपको 60% 10th-12th आपको पास चाहिए। यहाँ पे 50% वाला क्राइटेरिया नहीं है, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला 50% वाला क्राइटेरिया है ना बाकी ब्रांचेस में, वो अकाउंट लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था 11th-12th में तो आप अकाउंट्स में भर सकते हो अगर आपका मैथ्स था तो, ठीक है। इसी के साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स रुको वंस अगेन लेट्स क्लैरिफाई इट। अगर आपका 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं था, आपका आर्ट्स था या कॉमर्स था, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका कॉमर्स था तो आप अकाउंट्स के लिए भी एलिजिबल हो, आर्ट्स था तो अकाउंट्स के लिए नहीं एलिजिबल हो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स के लिए ही एलिजिबल हो, ठीक है। तो कॉमर्स अकाउंट्स के लिए एलिजिबिलिटी लगाता है, लेकिन अगर आर्ट्स है तो इट विल नॉट मेक यू एलिजिबल फॉर वेपन सिस्टम, इट विल नॉट मेक यू एलिजिबल फॉर अकाउंट्स ऑल्सो, ठीक है। इट विल नॉट मेक यू एलिजिबल फॉर AE एज वेल। तो आर्ट्स वालों के लिए हमारे पास अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी है बस, ओके। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अकाउंट्स लॉजिस्टिक्स बोल दिया, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी है बस, और कॉमर्स वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स, इन 3 की अवेलेबिलिटी है ना। नाउ इट इज क्लैरिफाइड। चलिए तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10+2 यानी कि 12th आपको बस पास करना है, पास क्या होना चाहिए। और इसी के साथ बच्चों ग्रेजुएट डिग्री जो है आपकी 3 साल की मिनिमम होना चाहिए किसी भी कोर्स में, और उसमें आपको 60% या उससे अबव चाहिए,
ठीक है। तो चलो ये तो अच्छा है कि हमारे जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम फिजिक्स मैथ्स जब से चल रहा है, मैम हमारी बारी कब आएगी, हमने फिजिक्स मैथ्स नहीं लिया तो क्या हम नहीं जा पाएंगे एयरफोर्स में? बिल्कुल आप लोग जा पाओगे, ठीक है। आप लोग को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स से एयरफोर्स में जा सकते हैं। बस वहाँ पे आपको ये है कि यू शुड हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स का कोई अपर कैप नहीं है, 50% 60% नहीं है, बस पासिंग मार्क्स हो, है ना। और आपका 3 साल का जो डिग्री है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और 60% आपने अचीव किया हो अपनी डिग्री में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा ए और बी सेक्शन अगर आपने अचीव किया एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप का ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर आप पार्ट है 60% के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। अकाउंट्स ब्रांच के लिए एज आई सेड बीकॉम डिग्री चाहिए बच्चों, 3 साल की मिनिमम। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर 10+2 किया हुआ है, 12th आपका क्लियर है, ठीक है, और उसके बाद आपका बीकॉम में ग्रेजुएशन है तो आप अकाउंट्स के लिए एलिजिबल हैं। बीकॉम के अलावा बीबीए वाले भी अकाउंट्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जिनका सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए निकला हुआ है वो भी अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। और जो बीएससी फाइनेंस किए हुए यानी कि बीएससी वालों में फाइनेंस वाले ऐसे हैं जो अकाउंट्स ले सकते हैं, तो एक बीएससी वाला एक्सेप्शन है। तो जो भी हमारे बीएससी फाइनेंस वाले बच्चे हैं बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अकाउंट्स में बहुत कम बच्चे जाते हैं, बहुत कम कंपटीशन होता है अकाउंट्स में, तो अगर आप बीएससी फाइनेंस लिए हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इंडियन एयरफोर्स जा सकते हैं। देर विल बी रिलेटिवली लेसर कॉम्पिटिशन इन दिस फील्ड। तो अगर आपका अगर रिटर्न निकल जाता है, एसएसबी निकल जाता है तो बहुत चांसेस है आपके अकाउंट में बच्चे कम जाते हैं, ठीक है। तो बहुत चांसेस है, सीरियसली ले सकते हैं आप इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपको 12th तो पास करना ही है, साथ ही ग्रेजुएशन भी पास करना है और पीजी भी होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर में हैं तो आप एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, 3rd सेमेस्टर या उससे ऊपर है तो आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए। मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेट्रोलॉजी में भी बच्चों फिजिक्स और मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए। साथ ही साथ आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जो कि 4 साल की इंजीनियरिंग के बराबर हो, टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के बराबर हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको 60% चाहिए मार्क्स कहाँ पर, इन सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, जो मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया afcat.hcil.co.in में जाना है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के दौरान आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसी के साथ जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें बहुत सावधानी बरतनी है बच्चों। जब आप सबमिट करने जा रहे हैं अपना फॉर्म अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना कि जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो डिटेल्स सही से फिल हुई हैं या नहीं, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ आपसे, क्या कहीं कुछ भूल तो नहीं गए आप। प्लीज़ चेक थॉरली, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये चेक करना। अगर आपके डॉक्यूमेंट फिलिंग में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप किसी भी स्टेज में बाहर निकाल दिए जा सकते हैं। रिकमेंडेशन के बाद भी, खैर रिकमेंडेशन तक तो नौबत जाएगी नहीं, रिटर्न में ही वो बहुत बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एसएसबी में फर्स्ट डे पे बहुत मल्टीपल वेरिफिकेशन होता है, बट स्टिल वाई टू टेक अ चांस, फॉर्म अच्छे से फिल करना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबमिट करने से पहले प्लीज़ वेरीफाई कि आपने सही से सब कुछ फिल किया है। आगे देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो रीसेंट पासपोर्ट साइज आपको कलर फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, आपको स्कैन किया होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी सिग्नेचर, आपको स्कैन सिग्नेचर लगेगी। इसी के साथ थंब इम्प्रेशन लगेगा, है ना। थंब इम्प्रेशन आपका आपके एडमिट कार्ड पर भी लगेगा। वंस एडमिट कार्ड इज प्रिंटेड आउट उसके ऊपर भी थंब इम्प्रेशन लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थंब का रहता है डाउट हमेशा, तो जितने भी मेल एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी लड़के हैं वो हमारे लेफ्ट थंब लगाएंगे और जितने भी लड़कियां हैं उनका राइट थंब का जो है वो वहाँ पर पूरा इम्प्रिंट लगेगा। चलिए, एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं बच्चों। तो फीस इज 550 प्लस जीएसटी चार्जेस, ठीक है। तो 550 बेस फीस है, इसके ऊपर और जीएसटी चार्जेस वगैरह रहेंगे। आप देखिए बच्चों, एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उन्हें अपने फॉर्म्स जो है वो नहीं फिल करना है, स्पेशल एंट्री है क्योंकि उनके एनसीसी से वो जाएंगे, है ना, तो एनसीसी स्पेशल एंट्री है। अब यहाँ पे आप देखिए नो कैश और चेक और डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेबल। तो आपको कैश चेक से पेमेंट नहीं करना है, आपको वहीं पर यूपीआई ट्रांसफ़र करना है या डेबिट क्रेडिट ट्रांसफ़र करना है, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। कैश से आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, चेक वहाँ पे नहीं लगा सकते। कैश चेक लगाएंगे तो आपका एप्लीकेशन ही फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो या तो आप किसी साइबर कैफ़े पे जाइए, किसी से करवाइए जिससे इसका नॉलेज है। अगर आप खुद करें तो यू हैव टू पे थ्रू यूपीआई एंड यू हैव टू पे थ्रू बैंक ट्रांसफ़र, ओके। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पर बच्चों आपके एग्ज़ाम जैसे कि हमारी बात हुई थी 31 जनवरी 2026 को होगी। कैंडिडेट्स को पहले शिफ्ट के लिए 8 बजे रिपोर्ट करना ही करना है। गेट आपके 9:30 बजे क्लोज हो जाएंगे। 8 बजे से 9:45 तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा, जिसमें एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ, बैठाना करना सब कुछ होता है, और इतना बारीकी से होता है कि उसी में आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है ना फॉर्म फिलिंग में तो वहीं पता पड़ जाएगा, और आपको एग्जाम लिखने भी नहीं देंगे। फोर्सेज आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं सो यू आर क्रॉस चेकिंग एवरी सिंगल डिटेल एंड दैट देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन योर फॉर्म, वरना आगे जाके यू विल सफर अ लॉट। ठीक है। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट जो कि 9:45 से 10 बजे के बीच में होगी। पहले शिफ्ट की हम बात करें, देयर विल बी मल्टीपल शिफ्ट्स, बहुत सारी शिफ्ट्स होंगी। ठीक है। एफकैट के कंडक्शन का जो होगा टाइम वो है 2 घंटे का। ठीक है। 2 घंटे में एग्जाम कंडक्ट की जाती है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो है एग्जाम सेंटर पर 8 बजे के बाद परमिसेबल नहीं होंगे। जो गेट क्लोजिंग टाइम है ना, सॉरी 8 बोल रही हूँ, जो गेट क्लोजिंग टाइम है 9:30, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद परमिसेबल नहीं होंगे। इफ़ यू थिंक कि आपने गेट क्लोजिंग के बाद आप एंटर कर लो, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। ठीक है। गेट क्लोजिंग के बाद में यू विल नॉट बी परमिटेड। चलिए अब यहाँ पे ऑल राइट, यहाँ पे बच्चों आपको सब्जेक्ट और ड्यूरेशन का मैं बता देती हूँ पूरा कि आपका जो 2 घंटे का पेपर होगा, ये 2 घंटे का जो पेपर होगा ये कितने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है, कितनी क्या मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, ये सब कुछ है ना, हम देख लेते हैं। तो एफकेट का जो पेपर है ना बच्चों, ये होता 2 घंटे में है, और इस पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है बच्चों, अगर आप सही करते हैं एक क्वेश्चन तो आपको +3 मिलता है, अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके -1 जो है 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ 100 क्वेश्चंस में से कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, और इसी के साथ आपको ये हमारा जनरल अवेयरनेस दिख जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स आता है, थोड़ा बहुत साइंस आ जाता है, कभी कभार पॉलिटी आ जाता है, लाइक दैट है ना। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है। चलो तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों देखो, इंग्लिश जो है, इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे 30, है ना। हमारा जो मिलिट्री एप्टीट्यूड है, ठीक है, मिलिट्री एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है, रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चंस हैं दीज विल बी 25। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, रुको आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। इंग्लिश के आपको आएंगे बच्चों 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड यानी कि वही रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे 25। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बच्चों आएंगे आपके 25। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि जनरली जिसमें करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें आती है, ये आएंगे आपके 20। ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी देयर, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। दो मिनट बच्चों, देयर इज अ लिटिल कनेक्शन, मैंने इसको ऐसे कर दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज 20, दिस इज अ लिटिल करेक्शन हियर, 2 मिनट। यस, ओके, सो दिस इज राइट नाउ। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20, यानी कि मैथ्स के मात्र 20 सवाल आते हैं। ठीक है। इंग्लिश के आपके 30 सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स जो कि थोड़ा सा इसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट से क्वेश्चन लगते हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिसमें आपका टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू विल बी सीइंग दैट इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ रीजनिंग में वही सीक्वेंसिंग, डाइस और ये सारे जो हमारे सवाल हम हमेशा से करते हुए आए हैं, ये आपको 25 आएंगे। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 25 हैं। ठीक है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस पे आपको थोड़ा साइंस देखने को मिलेगा, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा इकोनॉमी देखने को मिलेगा, थोड़ा ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, बाकी मेजरली करंट अफेयर्स। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक और बार हम रिवाइज कर रहे हैं, इंग्लिश के कितने 30, मैथ्स के कितने, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के कितने 20, साथ ही साथ रीजनिंग के कितने 25, और जनरल अवेयरनेस के कितने 25। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, पूरा यहाँ पर सिलेबस भी अवेलेबल है, तो सिलेबस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, यहीं से आप अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कॉम्प्रहेंशन, एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, फिलिंग इन गैप्स, ईडियम फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, इसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और होमोनिम्स, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, इस पीपीटी में सब कुछ अवेलेबल है। तो एक ही पीपीटी से आपके सारे डाउट्स, सारे सिलेबस के लिए जितने भी हमें सवाल आते हैं मन में, कहाँ से है क्या है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपको इधर उधर कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो रिफर टू दिस पीपीटी, ओके। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो है बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो है आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है थ्रू आर सोशल स्टडीज़, जो हमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो जो है आपको एक बेसिक बनाना ही बनाना है। अगर आप अभी अभी जो ग्रेजुएशन ईयर्स में पहुंचे तो आपके लिए अच्छा एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठी होगी, है ना। इसीलिए एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। व्हाइल वी आर स्टडिंग दिस, एनसीईआरटी हमारा एक बेस बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपने सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स देखे होंगे वो सब पूछ लिए जाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं, केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं, बेसिक साइंस आता है, बेसिकली बेसिक आपका हिस्ट्री आएगा, बेसिक पॉलिटी आएगा, ठीक है। इसी के साथ यू विल सी करंट अफेयर्स का भी वेटेज रहता है यहाँ पे, है ना। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, एरिया पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम, सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एचसीएफ, एलसीएम, एलिमेंट्री मेजरमेंट, हाइट, डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये सब रहेगा। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों, तो सिलेबस तो हमारा यहाँ पे पूरा कवर हो गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो अगेन बच्चों, नो नीड टू वरी, केजीएस डिफेंस इज हियर फॉर यू, है ना। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्शन में रहिए, आपके लिए अपडेट्स आती रहती हैं। यूट्यूब पे लगातार हम हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशंस अपलोड करते रहते हैं। डेली यूट्यूब पर अलग अलग लाइव कंडक्ट होता रहता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के हमारे बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स आके आपको पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। वी ऑफन कंडक्ट मल्टीपल MCQ सेशंस फॉर यू, जिससे आपका रिविजन भी होता रहे ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। इसी के साथ SSB का आप यहाँ देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स who are studying under KGS, SSB प्रोग्राम में हमारे साथ आके जुड़े हैं। SSB ऑफलाइन बैच है बच्चों, ये हमारा SSB ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए ऊपर हमारे नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा पूरा GTO ग्राउंड बना हुआ है। हियर यू कैन सी कि देयर आर सो मैनी GTO फैसिलिटीज़ अवेलेबल। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो असेसर है, ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन फोर्सेस, वो आप लोगों को ट्रेन करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। SSB में जाने से पहले ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाउ इट इज़ टू बी लाइक बीइंग इन SSB, है ना। इसी के साथ बच्चों यहाँ पूरी डिटेल है हमारे SSB इंटरव्यू का। जो KGS डिफेंस ऑफलाइन मोड है, कहाँ होता है, करोल बाग दिल्ली में होता है। इसमें आपको स्क्रीनिंग, आपको GTO, लेक्चरेट, PPDT, ग्रुप डिस्कशन, GPE, जो भी आप SSB में देखते हैं सब कुछ सिखाया जाता है। इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है और आपको असेसमेंट भी दिया जाता है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी बताए जाते हैं जो SSB में आपको वहाँ बताने हैं। SSB में भी करंट अफेयर्स आता है, तो इवन फॉर दैट योर प्रिपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। इसी के साथ बैच जो है हर फर्स्ट और हर 16 से शुरू होती है, यानी कि हर महीने में 1 और 16 से आपको SSB के बैचेस दिखेंगी ही दिखेंगी। एड्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 14 पूसा LN ब्लॉक 8 WE8 नियर हल्दीराम, करोल बाग, न्यू दिल्ली में इसका एड्रेस है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है मात्र 500 रुपये है और SSB बैच की फीस ओनली 5500। इसमें जो है आपका पूरा ऑफलाइन SSB कंडक्ट हो जाता है बच्चों 15 दिन का, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे मील और अकोमोडेशन इसमें नहीं है बेटा। कॉन्टैक्ट जो है वापस से मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पे अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, है ना। डेली क्लासेस ऑफलाइन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होती है इन द SSB प्रोग्राम, ओके। दीज आर ऑल्सो मेनी फोटोज फॉर यू विच यू कैन सी। कितने अच्छे से ऑल ऑफ देम आर लिसनिंग एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड अंडर आवर एक्सपीरियंस फैकल्टी।
ये बच्चों हमारे रिजल्ट्स रहे हैं कुछ, है ना। सभी को तो हम नहीं लगा पाए बिकॉज इतनी स्पेस नहीं थी, तो जितने हम आप लोगों के सामने लेकर आए सभी हमारे केजीएस डिफेंस के पार्ट हैं, सभी रिकमेंड हो चुके हैं। बहुत सारे मल्टीपल रिकमेंडेशंस आए हैं केजीएस डिफेंस से फ्रॉम द एसएसबी साइड। सो डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वंस यू एनरोल इन द एसएसबी कैम्प। ओके, चलिए। सो अलॉन्ग विद दिस थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अलॉट। ये पीपीटी आप एक्सेस कर लीजिएगा फ्रॉम टेलीग्राम। इसमें हमने पूरी बात कर ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, आपकी एज कितनी होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार से हमने पेपर में अलग अलग सेग्रीगेशन किए हैं, मार्किंग स्कीम किस प्रकार से, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे और उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, उनका पूरा पेपर सिलेबस। ओके, चलिए। सो आई होप टू सी यू सून on KGS Defense YouTube channel and we'll continue our current affair preparation. Jai Hind, Jai Bharat and take care all of you.